नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ 6-year-old child is admitted to the hospital with pneumonia and immediate priority in this child's nursing care would include all of the following except। एक 6 वर्षीय बच्चा निमोनिया के साथ अस्पताल में भर्ती है। इस बच्चे की नर्सिंग देखभाल में क्या शामिल नहीं होगा? ऑप्शन ए, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन बी, असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड साइन ऑफ साइनोसिस। ऑप्शन सी, गिव फॉलर पोजीशन, सेमी फॉलर पोजीशन। एंड ऑप्शन डी, गिव ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब किसी बच्चे को निमोनिया के कारण किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो उसको पोषण देना यह प्रायोरिटी नहीं होती है। प्रायोरिटी यह होती है कि सबसे पहले उसका असेसमेंट किया जाए, उसमें कोई रेस्पिरेटरी स्टेटस का असेसमेंट किया जाए, उसमें साइनोसिस की कंडीशन देखी जाए, उसकी पोजीशन सही दी जाए, सेमी फॉलर पोजीशन में उसको लिटाया जाए और ऑक्सीजन उसको एडमिनिस्टर करें जैसा कि जितनी आवश्यकता हो। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को पोषण देना ये नर्सिंग देखभाल में शामिल नहीं होगा। किस कंडीशन में नहीं होगा? जब बच्चे को निमोनिया की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the nurse recognizes that the nutritional status of a severely malnourished patient increases risk for। नर्स यह पहचानती है कि गंभीर कुपोषण से ग्रस्त रोगी को किसका अधिक खतरा होता है? कार्डियक अरेस्ट, सेप्सिस, डायरिया, इंसोम्निया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेप्सिस। ऐसा रोगी जो सीवियरली मालनरिश्ड हो उसको सबसे अधिक जो रिस्क रहती है यह रहती है सेप्सिस की, इन्फेक्शन की। क्योंकि जो उसके इन्फेक्शन से संबंधित ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि थाइमस है, स्प्लीन है, ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है और सेप्सिस होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सार्स इज। सार्स का विस्तारित रूप क्या है? सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम, सीवियर एक्वायर्ड रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यह सार्स का फुल फॉर्म होता है। SARS stands for severe acute respiratory syndrome, a viral illness that first reported in China in 2002। SARS का अर्थ है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह एक वायरल बीमारी है जो पहली बार 2002 चीन में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द डाइल्यूशन ऑफ एड्रेनालिन यूज्ड इन नियोनेटल रिसक्सिटेशन इज। नवजात पुनर्जीवन में उपयोग की जाने वाली एड्रेनालिन की सांद्रता क्या है? 1:10, 1:100, 1:1000 एंड 1:10,000। करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोनेटल रिसक्सिटेशन के लिए डाइल्यूशन ऑफ एड्रेनालिन यूज किया जाता है, यह होता है 1:10,000। So the correct answer is option D. For neonatal resuscitation, adrenaline is diluted to 1:1000 और इसका जो मतलब होता है 1 ml में 0.1 mg दवा घुली हुई है और सेफ एडमिनिस्टर वाया IV और ET ट्यूब। नवजात पुनर्जीवन के लिए एड्रेनालिन को 1:10,000 की सांद्रता में डाइल्यूट किया जाता है
ताकि आईवी या इंट्राट्रेकियल रूप से सुरक्षित रूप से दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेन अफेक्टेड इनटू सार्स। सार्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, हार्ट, लीवर एंड ब्रेन। अभी जो बताया गया है आपको, सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, अचानक से रेस्पिरेटरी से संबंधित बीमारियां व्यक्ति को हो जाती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंग्स। SARS is a respiratory disease primarily affecting the lungs. SARS एक श्वसन तंत्र की बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रैपिड एंड सडन कंप्रेशन ऑफ फीटल स्कल रिजल्ट्स इन। भ्रूण के सिर की अचानक और तीव्र संपीड़न से क्या परिणाम हो सकता है? इंट्राक्रेनियल हेमरेज एंड इंजरी, इंट्रायूट्राइन हेमरेज, एक्सेसिव मोल्डिंग, चेंज इन फीटल स्कल डायमीटर। द रैपिड, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फीटस के सिर की अचानक और तीव्र संपीड़न, अचानक से जब फीटल स्कल का कंप्रेशन किया जाता है तो इससे जो प्रॉब्लम होगी यह होगी इंट्राक्रेनियल हेमरेज एंड इंजरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Sudden excessive compression can cause bleeding inside the skull and brain damage. तेज और अत्यधिक दबाव खोपड़ी के अंदर रक्तस्राव और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डाइसल्फीराम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। डाइसल्फीराम का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? ड्रग एडिक्शन, एल्कोहल डिपेंडेंस, निकोटीन एडिक्शन, मॉर्फिन विड्रॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एल्कोहल डिपेंडेंस या शराब की लत के उपचार में डाइसल्फीराम का प्रयोग किया जाता है। डाइसल्फीराम इज यूज्ड एज एवर्सन थेरेपी इन एल्कोहल डिपेंडेंस. It causes unpleasant effect, nausea, flushing, palpitations if alcohol is consumed, thus discouraging drinking. इसमें होता क्या है कि डाइसल्फीराम एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी ड्रग है जिसको लेने के बाद यदि व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो उसको कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी, जैसे उल्टी होगी, उसका चेहरा लाल पड़ सकता है, पैल्पिटेशन, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। यह एक जिससे कि उसकी धीरे धीरे शराब की लत, उसको शराब पीने से डर लगता है। तो यह डाइसल्फीराम औषधि एक प्रकार की एवर्जन थेरेपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which medication should a nurse anticipate ordering the client diagnosed with ARDS? ARDS से ग्रसित मरीज को कौन सी दवा दी जानी चाहिए? एन एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, बी सिंथेटिक सर्फेक्टेंट, सी ए पोटेशियम कैटायन, ए नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ARDS से ग्रसित मरीज को जो दवा देनी चाहिए यह होती है एक प्रकार की एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ARDS is characterized by severe lung inflammation, alveolar damage and pulmonary edema, often triggered by। यह किसके कारण होता है? सेप्सिस, निमोनिया, ट्रॉमा एंड एस्पिरेशन। Infection control is critical, especially if bacterial pneumonia or sepsis is the underlying cause. Next question, question number 9. Most serious complication of alcohol withdrawal is euphoria, depression, delirium tremens and anxiety. Correct answer is option C, delirium tremens. Delirium tremens can be life-threatening due to seizure, high BP, hallucinations and autonomic instability. Next question, question number 10.
विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन स्काल्प इंजरी ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड। इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान खोपड़ी की चोट किसके कारण हो सकती है? एमनियोसेंटेसिस एंड कॉर्डोसेंटेसिस, मल्टीपल गैस्टेशंस, कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग, कलेक्शन ऑफ फीटल स्काल्प ब्लड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलेक्शन ऑफ फीटल स्काल्प ब्लड। तो यह इंट्रापार्टम अवधि के दौरान भ्रूण की चोट में, भ्रूण की खोपड़ी में चोट हो सकती है। ड्यूरिंग इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग, फीटल स्काल्प ब्लड सैंपलिंग कैन कॉज स्काल्प ट्रामा और ब्लीडिंग। प्रसव के दौरान भ्रूण की निगरानी में खोपड़ी से रक्त संग्रह करने से त्वचा को चोट या रक्तस्राव हो सकता है।